हेलो, वेलकम टू स्टेट कंप्यूटर साइंस। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। A dash is the smallest unit of processing that can be performed in an operating system। तो प्रोसेस क्या होता है ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, थ्रेड। थ्रेड क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोसेस का, वो क्या होता है? थ्रेड होता है। A thread exists within a process। प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर डिफरेंट थ्रेड एग्जिस्ट करता है। That is a single process may contain multiple threads। एक सिंगल प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स को रख सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है, एक कंप्लीट प्रोसेस है ये, उसमें क्या है? मल्टीपल थ्रेड्स है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये सारे थ्रेड्स का अपना अपना क्या होता है? रजिस्टर, काउंटर, स्टैक। रजिस्टर, काउंटर, स्टैक। रजिस्टर, काउंटर, स्टैक। A thread is a flow of execution through the process code with its own program counter and that keeps track of which instructions to execute next। System register means ये क्या बोल रहा है? सारे थ्रेड का अपना अपना रजिस्टर, काउंटर और स्टैक अलग अलग होता है, लेकिन थ्रेड जो है वो कोड और डेटा को शेयर करता है। A thread share with its peer threads few information like कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्रेड जो है वो क्या क्या शेयर करता है? मीन्स शेयर करता है कौन कौन सा चीज? कोड सेगमेंट को और डेटा सेगमेंट को, और रेस्ट जो होता है उसका अपना पर्सनल होता है, स्पेसिफिक। एक थ्रेड का अपना रजिस्टर, काउंटर और स्टैक होता है। नेक्स्ट, अ डैश इज आल्सो कॉल्ड अ लाइटवेट प्रोसेस। इनपुट, थ्रेड, रैम, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रेड। थ्रेड को भी हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं। अब एडवांटेज ऑफ थ्रेड क्या है वो देखिए। थ्रेड्स मिनिमाइज द कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम क्या होता है। जैसे यहाँ पे है, प्रोसेस क्या होता है? सिंगल होता है। एक P1 प्रोसेस, फिर P2 प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है? कंटेक्स्ट स्विच, मतलब स्विचिंग करने में क्या होता है? टाइम लगता है। ये क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि P1 से P2 में स्विच करने पे P1 का पहले सारा डेटा को सेव करना होता है, वो कौन करता है? PCB करता है। लेकिन थ्रेड में क्या होता है? यहाँ से यहाँ स्विच करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये सिंगल प्रोसेस के अंदर डिफरेंट थ्रेड डिवाइडेड होता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है वो मिनिमाइज कर देता है थ्रेड। यूज ऑफ थ्रेड प्रोवाइड्स कंकरेंसी विदिन अ प्रोसेस, efficient communication। It is more economical to create and context switch thread। Thread allow utilization of multi-processor architecture to a greater scale and efficiency। तो ये क्या हो गया? Advantages of threads हो गया। 13 types of thread are user level, kernel level, both, none। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both। यूजर थ्रेड होता है और एक कर्नल थ्रेड होता है। 14 A dash is called a heavyweight process। heavyweight process किसको बोलते हैं? थ्रेड नहीं, थ्रेड अभी लाइट वेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोसेस, रैम, नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? हेवी वेट होता है, और थ्रेड क्या होता है? लाइट वेट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, थ्रेड स्विचिंग does not need to interact with operating system while dash switching needs interaction with operating system। थ्रेड स्विचिंग में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये कौन सा स्विचिंग है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है? प्रोसेस, रैम, इनपुट, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस। प्रोसेस स्विचिंग में क्या किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। Dash are the threads that application programmers use in their programs। तो वो कौन सा थ्रेड होगा? यूजर थ्रेड।
यूजर थ्रेड क्या होता है? वो थ्रेड है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर मीन्स यूजर यूज करता है. डैश थ्रेड्स आर सपोर्टेड विद इन द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल थ्रेड. कर्नल थ्रेड क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे ये यूज होता है कर्नल थ्रेड. और यहाँ पे क्या होता है? यूजर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स यूज इन देयर प्रोग्राम्स, मीन्स हम यूजर यूज करते हैं यूजर थ्रेड को, और कर्नल थ्रेड क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे यूज किया जाता है. नेक्स्ट, अब डिफरेंस देख लेते हैं यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल में. तो यूजर लेवल थ्रेड्स आर फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज. क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन, कोई भी जो हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, तो वो क्रिएट करता है यूजर लेवल थ्रेड को. लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है? स्लोअर होता है. क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मैनेज करता है. इम्प्लीमेंटेशन इज बाय अ थ्रेड लाइब्रेरी एट द यूजर लेवल. ऑलरेडी जो लाइब्रेरी डिफाइंड रहता है उसके थ्रू यूज किया जाता है यूजर लेवल थ्रेड को. और यहाँ पे क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स क्रिएशन ऑफ कर्नल थ्रेड्स. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल थ्रेड्स को क्रिएट करता है. यूजर लेवल थ्रेड इज जेनरिक एंड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. जेनरिक होता है और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है. कर्नल लेवल थ्रेड इज स्पेसिफिक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होता है कर्नल लेवल थ्रेड. कंटेक्स्ट स्विचिंग इज फास्ट. पहले हम लोग प्रोसेस और थ्रेड में देखे, अब थ्रेड में भी यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड. तो कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है यूजर लेवल थ्रेड का सबसे फास्ट होता है, और फिर कर्नल लेवल थ्रेड, क्योंकि यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरप्शन होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं किसमें? कर्नल लेवल थ्रेड में. तो यहाँ पे एक ये याद रखिएगा, क्यों जो प्रोसेस होता है उसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सबसे टाइम टेकिंग होता है, फिर कर्नल लेवल का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, और फिर यूजर लेवल का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है. तो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस वाला है, फिर कर्नल लेवल और फिर यूजर लेवल. तो ये भी याद रखना जरूरी है सीक्वेंस. नेक्स्ट, यूजर थ्रेड आर above the kernel and without kernel support. यहाँ पे हो गया यूजर, यहाँ पे यूजर थ्रेड हो गया जो कहाँ होता है? कर्नल के above होता है और विदाउट कर्नल सपोर्ट होता है. These are the threads that application programmers use in their programs. ये जो थ्रेड है वो क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स यूज करता है प्रोग्राम्स में. ऑलरेडी लाइब्रेरी जो है वो डिफाइंड होता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामर उसको यूज करता है. कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड विद इन द कर्नल ऑफ द ओएस इटसेल्फ. और कर्नल थ्रेड जो होता है वो कहाँ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के विद इन होता है. ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स कर्नल लेवल थ्रेड, allowing the kernel to perform multiple simultaneous tasks and or to receive multiple kernel system calls simultaneously. Operating system managed threads acting on kernel and operating system code. तो क्या होता है? जो कर्नल लेवल थ्रेड है वो कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मैनेज करता है. जैसे इसको एग्जांपल से हम समझते हैं. हम लोग क्या है? हम लोग यूजर है, तो हम लोग कौन से मोड में काम करते हैं? यूजर मोड में काम करते हैं. जब भी हम लैपटॉप या पीसी को ओपन करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं. और तो हम लोग बाय डिफॉल्ट किस मोड में काम कर रहे हैं? यूजर मोड में काम कर रहे हैं. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी कोर फंक्शनैलिटी, मेजर ड्राइवर्स वो कहाँ होता है? वो कर्नल मोड में होता है. और प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर सीपीयू स्विच करता है यूजर मोड में और कर्नल मोड में एज पर रिक्वायरमेंट. यूजर डायरेक्टली किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम कॉल करते हैं पहले.
सिस्टम कॉल, ये सिस्टम कॉल क्या है? तो सिस्टम कॉल एक तरीका है कर्नल को एक्सेस करने का। जैसे एग्जांपल में समझिए कि हम लोग, जैसे मैं किसी बैंक में गई, राइट, बैंक में वहां मनी विड्रॉ करने के लिए, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मनी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली गए और वहां से मनी ड्रॉर से निकाले और चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हम लोग क्या करते हैं, जो विंडो के पीछे बैठा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो वो विंडो के जो पीछे बैठा हुआ है वो क्या हो गया, वो कर्नल मोड में काम कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर मोड में काम कर रहे हैं। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं हार्डवेयर। एग्जाम्पल में हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं उस मनी को। कौन हम लोग को एक्सेस करवाएगा, वो जो विंडो के पीछे बैठा हुआ है वो एक्सेस करवाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे यूजर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है हार्डवेयर। कौन इसको एक्सेस करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करवाएगा। और अगर कोई भी यूजर हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करे तो क्या होगा, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है किसको, यूजर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिसोर्स को मैनेज करना, रिसोर्स को गवर्न करना, राइट। तो ये थोड़ा आप लोग को आर्किटेक्चर समझ में आ रहा होगा कि कैसे यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करता है, और उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, सिस्टम कॉल का। नेक्स्ट, DAS provides the service of the operating system to the user program via API, application program interface। तो क्या होगा, सिस्टम कॉल इनपुट आउटपुट रन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल को हम लोग थोड़ा समझते हैं। सिस्टम कॉल क्या होता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर। यूजर को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है वाया एपीआई, जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके थ्रू। क्या, तो कर्नल लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को एक्सेस करने में हेल्प करता है ये सिस्टम कॉल। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम to allow user level processes to request service of the operating system. System call are the only entry points into the kernel systems. System call के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, कर्नल सिस्टम में एंट्री लेते हैं। All programs need resources must use system call। जिस भी प्रोग्राम को, जिस भी एप्लीकेशन को रिसोर्स की जरूरत है, मीन्स हार्डवेयर की जरूरत है, तो उसको सिस्टम कॉल यूज करना। जैसे यहाँ पे है यूजर मोड एंड कर्नल मोड। यूजर क्या कर रहा है, प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, कोई भी एप्लीकेशन को अगर एग्जीक्यूट करना है और उसको किसी हार्डवेयर की जरूरत है तो वो क्या करता है, सिस्टम कॉल करता है। सिस्टम फिर कंट्रोल यहाँ कर्नल मोड में ट्रांसफर होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है हार्डवेयर को, और फिर रिटर्न कंट्रोल कहाँ जाता है, यूजर मोड में चला जाता है। तो ये हो गया यूजर मोड और कर्नल मोड। और यूजर मोड को अगर किसी भी हार्डवेयर की जरूरत है तो हम किसके थ्रू करते हैं, सिस्टम कॉल के थ्रू। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल कौन कौन सा होता है, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। कौन कौन सा होता है, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। एक्चुअली क्या है, प्रोसेस कंट्रोल मीन्स क्या, जो भी प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, इन सब चीज के लिए अगर किसी हार्डवेयर की जरूरत है तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। फाइल मैनेजमेंट में फाइल क्रिएट करना है, रीड राइट कुछ भी करना है और हार्डवेयर की जरूरत है उसके लिए, तो उसको फाइल मैनेजमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। वैसे ही डिवाइस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है और कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, ये हो गया सिस्टम कॉल्स और कौन कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है उसके लिए। तो विंडोज में ये सब यूज किया जाता है और लिनक्स में ये सब यूज किया जाता है। फॉर्क का क्या है, क्रिएट प्रोसेस, प्रोसेस क्रिएट करना।
एग्जिट मीन्स एग्जिट प्रोसेस, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज पूछ ले कि फॉर फंक्शन क्या करता है तो याद होना चाहिए, प्रोसेस कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, scheduling algorithm is a way of selecting a process from dash queue and put it on the CPU. Ready, running, ROM, and the correct answer क्या होगा? Ready queue. Scheduling algorithm क्या है? एक way है of selecting a process from ready queue and put it on the CPU. Scheduling algorithm are broadly categorized into two types. Actually हम लोग जो प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं उसमें डिफरेंट एल्गोरिथम को यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, रेडी क्यू से प्रोसेस को हम लोग कहाँ रखते हैं, सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए रखते हैं। और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होता है वो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड है टू टाइप्स में, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, बोथ नॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, प्रीएम्प्टिव हो गया एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। 21st, DAS algorithm are designed so that once a process enters the running state, it cannot be preempted until it completes its allotted time. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन प्रीएम्प्टिव। एक्चुअली ये क्या होता है, जब अगर कोई प्रोसेस एंटर कर गया रनिंग स्टेट में, मीन सीपीयू उसको एलोकेट हो गया, तो वो कंप्लीट होके फिर डायरेक्ट टर्मिनेट होगा, वो वेटिंग में फिर से नहीं जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव। The dash scheduling is based on priority, where a scheduler may preempt a low priority running process anytime when a high priority process enters into a ready state. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव क्या होता है, जैसे 4-5 प्रोसेस है, उसमें जो अगर कोई प्रोसेस सपोज रनिंग स्टेट में है P1 और P3 एंटर किया रेडी क्यू में और ये हाई प्रायोरिटी पे है, तो सीपीयू क्या करेगा, P1 को वेटिंग में डाल करके P3 पे स्विच कर जाए, तो ये क्या होता है, प्रीएम्प्टिव होता है। इसमें प्रीएम्प्टिव में एक्चुअली क्या होता है, टाइम क्वांटम फिक्स होता है कि कितने सेकंड किस प्रोसेस को देना है। और नॉन प्रीएम्प्टिव में होता है कि अगर वो सीपीयू में एक बार एंट्री ले लिया एग्जीक्यूशन के लिए, तो फिर वो डायरेक्ट टर्मिनेट होगा, मीन्स कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूशन उसका। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग करते क्यों हैं, तो मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू, मैक्सिमम थ्रूपुट, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, मिनिमम वेटिंग टाइम, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम। ये टाइम हम लोग अभी देखेंगे नीचे, क्योंकि इस टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वेरियस टाइम्स रिलेटेड टू प्रोसेस, जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है, डिफरेंट टाइम का यूज होता है, जो कि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ये सब टाइम का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। जैसे क्या हो गया, एक हो गया रेडी, ये क्या हो गया, अराइवल टाइम। जब रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम। फिर रन, और यहाँ से यहाँ को क्या बोलेंगे, वेटिंग टाइम बोलेंगे। और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर के कंप्लीट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बर्स्ट टाइम बोलेंगे। और जब कंप्लीट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीशन टाइम। अभी इन सबको बाद में देखते हैं, पहले समझ लेते हैं नाम क्या होता है। अराइवल टाइम, the time at which the process enters into the ready queue। कौन सा टाइम, जब प्रोसेस एंटर करता है रेडी क्यू, तो क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम। फर्स्ट टाइम क्या होता है, the total amount of time required by the CPU to execute the whole process is called first time। मतलब कितने टाइम में सीपीयू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। और completion time, the time at which the process completes its execution is called completion time। Turnaround time क्या हो गया, the total amount of time spent by the process from its arrival to its completion is called turnaround time। Turnaround time is total time,
मीन्स कंप्लीशन टाइम क्या है और अराइवल टाइम क्या है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम क्या निकलता है, टर्न अराउंड टाइम निकलता है। वेटिंग टाइम टोटल amount of time for which the process waits for the CPU to be assigned is called waiting time. और waiting time क्या होता है, turn around time minus burst time. और response time क्या होता है, the difference between the arrival time and the time at which process first get the CPU is called response time. Next. अब इससे हम लोग समझ लेंगे कि कैसे हम लोग कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस विथ द मिनिमल अराइवल। वन सेकेंड, एक स्लाइड इसमें मिस हो गया है। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में कौन कौन सा एल्गोरिथम आता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि प्रीएम्प्टिव में कौन सा आता है और नॉन प्रीएम्प्टिव में कौन कौन सा एल्गोरिथम आता है। तो प्रीएम्प्टिव में हो जाता है SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, LRTF लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी क्यू। ये हो गया प्रीएम्प्टिव का। और नॉन प्रीएम्प्टिव होता है FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, LJF longest job first, HRRN highest response ratio next और मल्टी लेवल क्यू। ये हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव। तो आप लोग खुद नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, वो स्लाइड ही मिस हो गया है। तो देखते हैं पहले में नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम को देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस विथ the minimal arrival time will get the CPU first। जिसका कम अराइवल टाइम रहेगा उसको पहले CPU मिलेगा या फिर जो सबसे पहले आएगा। इट इज द डैश टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। तो कौन सा होता है, जस्ट होता है नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल हो गया, ये प्रोसेस आईडी मींस 4 प्रोसेस है, अराइवल टाइम दिया हुआ रहेगा और बर्स्ट टाइम दिया हुआ रहेगा। अराइवल टाइम कब वो रेडी क्यू में गया और बर्स्ट टाइम मतलब कितने देर में वो एग्जीक्यूट होगा। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। तो एक चार्ट हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ देखिए P1 सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, P1। तो टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो हम लोग क्या देखेंगे, 0 सेकेंड पे कौन सा प्रोसेस है, तो कौन सा आ रहा है, P1। और वो कितने देर उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 2 सेकेंड। तो 0 to 2 कौन एग्जीक्यूट हुआ, P1 एग्जीक्यूट हो गया, राइट। उसके बाद ये क्या हो रहा है, 0 to 2 मीन्स अब देखिए P2 किस पे आ रहा है, 1 सेकेंड पे आ रहा है। तो P2 इसी के बीच में कहीं होगा, 0 to 2 के बीच में होगा, लेकिन वो क्या ऑलरेडी रेडी क्यू में आ चुका है जब तक कि P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। क्योंकि P1 0 से 2 में एग्जीक्यूट हो रहा है और P2 क्या रहेगा, रेडी क्यू में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, P2 आ गया। क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो जब तक P1 कंप्लीट नहीं होगा ये P2 एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। जैसे ही P1 कंप्लीट हुआ 2 सेकेंड बाद कौन आ गया, P2 आ गया। अब P2 का बर्स्ट टाइम क्या है, 2 सेकेंड। तो यहाँ 2 है प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब 4 सेकेंड तक कौन एग्जीक्यूट हुआ, P2 एग्जीक्यूट हो गया। अब 4th सेकेंड पे देखिए कोई प्रोसेस आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है 5th सेकेंड पे आ रहा है। तो 4 to 5 क्या होगा, 1 सेकेंड के लिए जो है CPU आइडल बैठा रहेगा। फिर जैसे ही 5th सेकेंड हुआ कौन आ गया, P3 आ गया। P3 आया तो यहाँ पे कौन एग्जीक्यूट होगा, P3। इसका बर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ है, 3 सेकेंड मीन्स 5 और 3 कितना हो गया, 8। 3 सेकेंड कौन एग्जीक्यूट हुआ, P3 एग्जीक्यूट हुआ। अब 8 सेकेंड प्रोसेस CPU काम कर चुका है। अब 5 to 8 में ही
6 आता है, और 6 मीन्स P4 जो है वो रेडी क्यू में एंटर कर चुका है, राइट। तो जैसे ही P3 कंप्लीट होगा 8वां सेकेंड में, P4 रेडी क्यू से CPU में आ जाएगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 4 सेकेंड है, मीन्स 8 और 4 12, मीन्स टोटल जो है CPU कितना टाइम ले रहा है, 12 सेकेंड में चारों प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। तो ये एक चार्ट बन गया। अब इसमें देखिए कंप्लीशन टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 का क्या है, तो ये देखिए इस साइड देखिए राइट हैंड साइड 2, P2 का क्या है 4, फिर P3 का क्या है 8 और P4 का क्या है 2। ये क्या हो गया कंप्लीशन टाइम का जो राइट हैंड साइड। फिर टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है 2 और अराइवल टाइम क्या है 0, तो सर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 2। फिर इसका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 4 माइनस 1 3। फिर 8 माइनस 5 3, फिर 12 माइनस 6 6। ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। और वेटिंग टाइम फिर कैसे निकालेंगे, तो वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टोटल टाइम और जो एग्जीक्यूशन में टाइम लिया वो। तो क्या हो गया वेटिंग टाइम। तो जैसे यहाँ पे क्या है 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, फिर क्या है 3 माइनस 2 वेटिंग टाइम क्या हो गया 1, फिर 3 माइनस 3 वेटिंग टाइम 0 और 6 माइनस 4 वेटिंग टाइम 2। तो ऐसे ही सारा टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद एक पूछता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज TAT। तो एवरेज TAT कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करके कितना नंबर ऑफ प्रोसेस है उसे डिवाइड कर देंगे। एवरेज कंप्लीशन टाइम, तो इन सबको ऐड करके कितना नंबर ऑफ प्रोसेस है उसे डिवाइड कर देंगे। तो इस एग्जाम में पूछ सकता है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा, एक दो बार खुद से रिपीट करके। नेक्स्ट ये आंसर स्लाइड। अब नेक्स्ट में हम लोग और भी जितना एल्गोरिथम है उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग सबसे पहले डेडलॉक पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन राइज होता है।